गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम सीमा कौशिक, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज भी हम टैक्स कंसिडरेशन स्पेसिफिक बिजनेस सिचुएशन के अंदर सेकंड टॉपिक करने वाले हैं। पहला टॉपिक मेक और बाय डिसीजन हम अच्छे से कर चुके हैं एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओन और लीज एंड एसेट्स। यस, आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगने वाला है क्योंकि आज भी कल की तरह धमाका उठने वाला है मेक और बाय डिसीजन की तरह। यस, बात हम कर रहे हैं ओन एंड लीज एंड एसेट्स की। मतलब ओन की क्या बात है यहाँ पर? ओन का मतलब क्या है? ओन मतलब मेरी खुद की एंड लीज मतलब मैंने किसी से लीज पर ले लिए, ठीक है, पट्टे पर ले लिए। बात समझ में आई? यस। तो आज हम डिसीजन लेने वाले हैं टैक्स कंसिडरेशन के बिहाफ पर देखते हुए कि हाँ, हम लीज पर ले अपनी एसेट्स को या फिर हम ओन मतलब खुद की परचेज करें। यस, चलो चलते हैं। सबसे पहले टैक्स प्लानिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ ओन और लीज की तरफ बढ़ते हैं कि अ लीज of a property is a transfer of right to enjoy such property made for a certain time in consideration of a price payable periodically to the transferor by the transferee। सिंपल सी लैंग्वेज में इसको समझो कि यहाँ पर दो पार्टी हैं, एक है ओनर ऑफ द एसेट्स और एक जो लीज पर लेने वाला है। समझ रहे हो मेरी बात? जो ओनर ऑफ द एसेट्स है उसको लेसर बोलेंगे और जो लेने वाला है उसको लेसी बोलेंगे। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो लेसर है वो दे देता है और जो लेसी है वो एंजॉय करता है राइट, मतलब उस प्रॉपर्टी का अधिकार कि अब उसके ऊपर जैसे उसको अधिकार मिल गया, अभी उसको ओनरशिप नहीं मिली है, सिर्फ उस पर अधिकार मिल गया कि अब उसको वो इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि क्या उसके लिए सस्ता कौन सा है, उसको लीज पर लेकर यूज़ करना या फिर खुद का इस्तेमाल करना। एक बात याद रखना और वो ये कि लेसर जो होता है ओनर ऑफ द एसेट्स वो ओनर ऑफ द एसेट्स ही रहेगा। वो ऐसा नहीं है कि वो लेसी बन जाएगा कि उसने वो सामान या कुछ भी वो एसेट्स है वो इस्तेमाल करने के लिए दे तो दी, अब ओनर लेसी बनकर बैठ जाएगा। ना 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 ना, ओनर आपका लेसर ही रहने वाला है। बट मेन बात यहाँ पर यही आएगी कि उसको उस बिजनेस के लिए ज़रूरत है उस एसेट्स की। अब वो जब उसको ज़रूरत है तो वो डिसीजन लेता है कि वेदर शुड परचेज दोज एसेट्स और ही शुड टेक ऑन लीज। समझ में आई बात? नंबर 1, कैश पोजीशन। सबसे पहले वो कैश की पोजीशन देखता है कि उसका, हम बोलते हैं ना सिंपल वर्ड्स में क्या बोलते हैं कि उसकी औकात क्या है, क्या उसकी कैश की पोजीशन कैसी है। कह रहा है कि किसी भी पर्सन के पास अगर सफिशिएंट कैश अवेलेबल है या फिर बोरोड फंड्स भी अवेलेबल है एट अ रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पर, तो यहाँ पर उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फंड्स अवेलेबल है। तो वो बिना सोचे समझे कौन सा डिसीजन ले सकता है? वो डिसीजन ले सकता है आपका मेक और बाय। यहाँ पर नहीं याद रखना है, यहाँ पर कौन सा डिसीजन लेगा कि वो खुद उस एसेट्स को परचेज कर लेगा, लीज पर ना ले। बट यहाँ पर उसको क्या फ़ायदा होने वाला है? यहाँ पर ये फ़ायदा होने वाला है अगर उसने बोरो किए हैं वो फंड्स, तो यहाँ पर बोरोड फंड का के ऊपर जो इंटरेस्ट आने वाला है वो आपका यहाँ पर डिडक्टेबल हो जाएगा। बट अगर उसके पास सफिशिएंट कैश अवेलेबल नहीं है, अगर उसके पास सफिशिएंट कैश अवेलेबल नहीं है तो अब वो क्या करेगा? अब वो उस एसेट्स को लीज पर ले लेगा और जो लीज का रेंट वो पे करेगा अपनी पॉकेट से वो उसका डिडक्टेबल इन नेचर होगा। समझ में आई बात? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई कि कैश की पोजीशन वो क्यों देखता है। अगर उसके पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैश अवेलेबल है तो यहाँ पर वो क्या करेगा, यहाँ पर क्या करेगा, वो उस एसेट्स को परचेज कर लेगा। बट अगर उसके पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैश अवेलेबल नहीं है तो वो उस एसेट्स को लीज पर ले लेगा और वहाँ पर उसको अगर वो पैसा उसको मिल जाता था इंटरेस्ट पे, मतलब बोरोड फंड ले लेता था तो इंटरेस्ट डिडक्टेबल हो जाएगा, इधर उसका लीज रेंट डिडक्टेबल हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए क्या कहता है ये? सेकेंड पॉइंट कहता है डेप्रीसिएशन। ये डेप्रीसिएशन क्या बला है? कह रहा है अगर कोई भी पर्सन है, ठीक है, अगर वो अपनी एसेट्स को जो वो मतलब वो जो एसेट्स है उसने वो बाय करी है। समझ में आई बात मेरी? कोई पर्सन है वो एसेट्स को बाय कर लेता है तो जब भी एसेट्स का जो ओनर होता है ना उसको डेप्रीसिएशन अलाउेबल होता है। समझ में आई बात? बिल्कुल क्लियर हो गया। बट ऑन दी अदर हैंड अगर वो जो है एसेट्स को क्या नहीं करता, मैंने क्या बोला भी हाँ, बाय नहीं करता, वो एसेट्स को क्या करता है,
लीज पर ले लेता है। तो लीज पर लेने के बाद आपको पता है कि वो ओनर नहीं बनता उन एसेट्स का। अगर वो एसेट्स का ओनर नहीं बनेगा तो एसेट्स का ओनर पहले वाला ही रहेगा, और अब डेप्रिसिएशन की डिडक्शन उसको नहीं मिलेगी, पहले वाले को मिलेगी। तो डेप्रिसिएशन का इतना कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया कि जो एसेट्स का ओनर होगा डेप्रिसिएशन की डिडक्शन सिर्फ उसी को मिलेगी। तो यहाँ पर ना उसको एक बात सीधी सीधी याद रखनी है, अगर जिसके पास डेप्रिसिएशन नहीं अवेलेबल होगा, कहने का मतलब है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेप्रिसिएशन, तो वहाँ पर जो लेसी है उसकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर उसको एक ही बात याद रखनी है, और वो ये कि अगर फ्यूचर में उसको लगता है कि एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो ऐसे केस में अगर उसको लग रहा है कि एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, फ्यूचर में वो एक्सपेक्ट कर रहा है, तो ऐसे केस में उसको एसेट्स परचेज कर लेनी चाहिए ताकि उसके डेप्रिसिएशन की डिडक्शन उसको मिल सके। अदरवाइज अगर उसको ऐसा नहीं लग रहा तो वो एसेट्स को लीज पर भी ले सकता है। समझ में आई बात बिल्कुल अच्छे से? ओके। थर्ड पॉइंट आता है ऑब्सोलिसेंस रिस्क। यहाँ पर क्या है, जब एक प्लांट और मशीनरी को आप परचेज करते हो, ठीक है, तो एक ऑब्सोलीट का रिस्क जो है वो आपके सामने हमेशा रहता है। ठीक है, आपने अच्छे से उसका इस्तेमाल किया, उसकी पूरी वर्किंग लाइफ आपने उसको अच्छे से इस्तेमाल किया, बट टाइम आता है जब उसको रिप्लेस करने का है, जब वो एब्सोल्यूट हो जाती है पूरी तरीके से। तो यहाँ पर आपको बात यहाँ पर ये रखनी है ध्यान में कि जो आपने डेप्रिसिएशन का फंड बनाया है, क्या उसके बदले में आप अपनी एसेट्स को रिप्लेस कर सकते हो? अगर हाँ तो बात सही है। दूसरी तरफ अगर जो लेसर आपने क्या करा, आपने लीज पर ले लिया, तो वो लेसर भी ये पॉइंट ध्यान में रखेगा कि उसका जो लीज रेंट आ रहा है, क्या वो उससे एसेट्स को रिप्लेस कर देगा जब वो बिल्कुल खंडर हो जाएगी। समझ में आई बात? तो ये बातें भी उनको ध्यान में रखनी पड़ती है, तभी वो डिसीजन लेते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है आपका रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू पता है क्या कह रहे हैं? कहता है कि अगर आप एसेट्स को परचेज करते हो, अगर आपने एसेट्स को परचेज करे तो आप अच्छे से जानते हो कि बची कुची जो एसेट्स बचेगी लास्ट में वो आपकी होगी, बट अगर आप लीज पर लेते हो तो आपकी नहीं, वो लेसर की होगी। तो सोचना समझना ये यहाँ पर ये है कि जब वो एसेट्स बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जब रेजिडुअल लास्ट में बचती है, अगर उसकी रेजिडुअल वैल्यू आपको लगता है कि बाद में बहुत ज़्यादा चलने के बाद भी बहुत ज़्यादा वैल्यू बच जाती है, तो ऐसे केस में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि उस एसेट्स को परचेज कर लीजिए, उस एसेट्स को लीज़ पर मत लीजिए, क्योंकि अगर आप लीज़ पर लोगे तो वो जो बची कुची जो भी एसेट्स रहेगी, वो रेजिडुअल जो रहेगी वो आपके लेसर की होगी। समझ में आई बात? फिफ्थ पॉइंट आता है आपका प्रॉफिट मार्जिन। ये तो बहुत आसान है। प्रॉफिट मार्जिन का मतलब ये है कि आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो या किसी भी तरीके की, आप वहाँ पर एसेट्स का इस्तेमाल कर रहे हो, आपको पता है कि सामने वाला जो बिजनेस है आपका, आपको क्या पता है कि जब वो बिजनेस है उसकी जो इनकम है वो इतनी नहीं आ रही, तो यहाँ पर जब आपकी इनकम कम आती है ना, तो यहाँ पर बेटर होता है कि आप उस एसेट्स को परचेज कर लीजिए। क्यों परचेज कर लीजिए? क्योंकि अगर ऐसा हो गया कि आपने एसेट्स को लीज पर ले ली और वहाँ पर आप का इतना प्रॉफिट ही नहीं आ रहा जितना आप लीज रेंट दे रहे हो, तो आपको अपने बिजनेस को शट डाउन ही करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा ये है कि आपको लगता है कि फ्यूचर में आपका प्रॉफिट बहुत कम होने वाला है, या फिर अभी तो शुरुआत है, अभी चलने ही नहीं वाला, तो ऐसे केस में आप अपनी एसेट्स को परचेज कर लीजिए, लीज पर मत लीजिए। सिक्स्थ पॉइंट है आपका कंसीडर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आपको अब कंसीडर करने हैं टैक्स के बाद, टैक्स देने के बाद आपके प्रॉफिट कितने हुए। कह रहा है इट इज़ एन इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन इन टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन, सबसे इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन होता है। द एसएससी शुड फॉलो सच अ मेथड फॉर ऑब्टेनिंग एन एसेट्स विच रिड्यूसेस हिज टैक्स लायबिलिटी। देखो, हर एक एसएससी ये चाहता है कि वो ऐसा मेथड अडॉप्ट करे या ऐसा मेथड ऑब्टेन करे, ठीक है, कि जो उसके टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस कर दे, एंड द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आर ग्रेटर, और टैक्स लगने के बाद जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा बच जाए। फॉर दिस पर्पज सम पीपल सजेस्ट दैट ओन फंड शुड नॉट बी यूज इन परचेज ऑफ एन एसेट्स। इसीलिए जो पीपल है वो आपको सजेस्ट करते हैं, बहुत सारे पीपल आपको सजेस्ट करते हैं कि अपने खुद के फंड से कभी भी एसेट्स को परचेज मत करो। बिकॉज क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ओन फंड्स इज नॉट डिडक्टेबल इन कंप्यूटिंग द इनकम, वेयर एज इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स इज डिडक्टेबल। क्योंकि अगर आपने अपने फंड्स को इस्तेमाल एसेट्स को परचेज करने में लगा दिया, तो जो इंटरेस्ट अगर आप बाहर से बोरो करके
तब वो वहाँ पर लगाते हैं। जो उसकी डिडक्शन आपको मिलती वो अब फिलहाल आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये आपके खुद के फंड हैं। समझ में आई? बट वन शुड कीप इन माइंड, लेकिन एक बात अपने दिमाग में ये रखो, दैट इफ ओन फंड्स आर इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस, अगर हम अपने खुद के फंड्स अगर हम बाहर इन्वेस्ट करेंगे, द इंटरेस्ट अर्न विल ऑफसेट द इंटरेस्ट पेमेंट। तो वो इंटरेस्ट जो आप बाहर से मिल रहा है, वो इंटरेस्ट आपके इस इंटरेस्ट को ऑफसेट कर देगा। फर्दर ही मस्ट कंसिडर द डिफिकल्टी इन्वॉल्व इन रेजिंग लोन एंड द कॉस्ट फैक्टर इंसिडेंटल देयर टू। लेकिन दूसरी डिफिकल्टी ये है कि आप किस तरीके से रेज करोगे, ठीक है, आप किस तरीके से लोन रेज करोगे, वो डिफिकल्टी आपके सामने आ जाती है कि आप लोन को रेज कर भी पाओगे या नहीं। बट अगर आप लोन को रेज कर सकते हो तो प्लीज़ लोन को रेज करके, बोरो करके ही आप अपने फंड्स से परचेज करिए एसेट्स को, ताकि आपको उसके इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल सके। और दूसरी साइड अपने फंड्स को लगा दीजिए, कहीं और इन्वेस्ट कर दीजिए, जहाँ से आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसको उस इंटरेस्ट से ऑफसेट कर दीजिए, और वहाँ से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा हो जाएगा। लास्ट में आपका कंक्लूजन ये निकलता है, एज फार एज पॉसिबल द एसेट शुड बी परचेज एंड नॉट टेकन ऑन लीज। अगर आप आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप एसेट को परचेज कर सकते हो, तो आप एसेट को परचेज कर लीजिए, रुकिए मत, लीज पर बिल्कुल मत लीजिए, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ एसेट्स परचेज इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ लीज एसेट्स। क्योंकि जो कॉस्ट आपकी एसेट्स को परचेज करने में आने वाली है वो लीज पर लेने वाले से कहीं कम है। समझ में आई बात? ज़्यादा नहीं है, लीज वाली ज़्यादा है। हावेवर वेयर द एसेट इज सफरिंग फ्रॉम अ लिक्विडिटी क्रंच, अगर वो पैसे की तंगी महसूस कर रहा है एंड कैन नॉट इन्वेस्ट इन एन एसेट्स, और एसेट्स में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है, नोर कैन ही अवेल सब्सटेंशियल क्रेडिट, और ना ही वो क्रेडिट उसको उधार में पैसा मिल रहा है फ्रॉम द सुपीरियर्स और मनी लेंडर से, ही शुड टेक एन एसेट्स ऑन लीज। यस आई होप आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा ये टॉपिक, टैक्स प्लानिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ ओन और लीज। यस मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मुझे तो बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया। ठीक है, तो आप भी इसी तरीके से समझिए। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। उससे पहले ऑल द बेस्ट तो लेकर जाओ, क्योंकि आप अपनी एग्जाम्स के अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, एंड मुझे पता है आप अपना JRF लेकर आ रहे हो की बात। ठीक है, कमेंट करा करो, हाँ हम लेकर आ रहे हैं, हाँ हम छोड़ेंगे नहीं। यस, और फिर जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन भी कमेंट करना। यस, और इसी तरीके से इसी होप के साथ बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।